तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल में। तो आज के हम लोग इस सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। 100 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एजुकेशनल गुरु बाई प्रियांशु चैनल को। और अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन का स्थापना कब हुआ। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन का स्थापना कब किया गया। तो 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थापना किया गया। कहाँ पर? भारत में। दूसरा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई। तो 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित किया गया। मतलब भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 में पारित किया गया, 1948, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई। तो 1911 में सेंट्रल बैंक का स्थापना हुआ। भारत में सेंट्रल बैंक का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1911 में। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की। मतलब भारत सरकार जो थी वो राजस्व आयोग की स्थापना 1921 में राजस्व आयोग की नियुक्ति की 1921। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ। मतलब इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो किस उद्योग से प्रारंभ हुआ। तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन है 1838 में। क्वेश्चन पूछेगा इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ। 1838 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। तो इंग्लैंड में पूछेगा कि पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया। तो 1802 ईस्वी में। 1802 में इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून पारित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया। मतलब इंग्लैंड के जितने भी स्त्री और पुरुष थे उन सभी को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। तो 1918 ईस्वी में। 1918, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया। तो जमशेदजी टाटा जो थे वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किए। 1907 ईस्वी में। कब किए? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना है वो जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे स्थापित किया गया। तो जमशेदपुर में। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। कब? तो 1907 में। अगला प्रश्न कहता है बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं। तो बुजुर्गा वर्ग जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं को बुजुर्गा वर्ग के नाम से जाना जाता है। किसको? मध्यम वर्ग को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया था। तो बाड़ाबंदी आंदोलन जो था वो कहाँ पे? तो इंग्लैंड में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया। बिहार को अलग राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में दिया गया। कब बिहार को अलग कर दिया गया? 1912 में। कहता है कि बिहार के विभाजन को अलग झारखंड कब किया गया। तो बिहार को झारखंड से अलग कब किया गया। तो 2000 ईस्वी में। कब किया गया? 2000 ईस्वी में। कहता है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हो गया। झारखंड से कब हुआ। तो 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ। तो उड़ीसा जो है 1935 में। 1935 में जो उड़ीसा है वो बिहार से अलग हो गया। 1935 में बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। अगला प्रश्न कहता है कि मेघासनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो मेघासनीज जो थे वो पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय। कब किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेघासनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति द्वारा सीमित था। इस समिति में कितने सदस्य थे। कहता है कि जो मेघासनीज आए थे उनके अनुसार पाटलिपुत्र जो नगर है उसमें एक समिति बनाया गया था। उस समिति द्वारा उस समिति में कितना सदस्य थे। तो 30 गो सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र थी वो किसके समय में राजधानी बनी। तो उदाइन के समय। किसके समय? उदाइन के समय। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया। तो अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र के राजभवन और
पाटलिपुत्र के जो राजभवन थे और अन्य भवनों का निर्माण देवताओं ने किया था, या किसका कथन है? या किसका कथन है? तो फाहियान का कथन है कि जो पाटलिपुत्र के राजभवन है एवं जितने भी भवन वन है इन सब का जो निर्माण है वो देवताओं के द्वारा किया गया। यह बात किसने बोले? तो फाहियान साहब बोले। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र में गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो 1786 में। अगर प्रश्न पूछ देता है कि गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया, तो अनाज को रखने के लिए। कब किया गया? 1786 में। कहता है कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी इनमें से डी हो जाएगा। मतलब पटना का पुराना नाम क्या क्या है? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? किसको भंडारण करने के लिए जी? तो क्वेश्चन बोले थे कि अनाज का भंडार करने के लिए, अनाज को भंडारित रखने के लिए किसका निर्माण किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। कब किया गया? 1786 में। अगला प्रश्न है सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ? सिख के गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म जो है वो किस नगर में हुआ? तो पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया? तो ये भी वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किए। वो आए 1915 में, लेकिन 16 में वो स्थापना किए साबरमती आश्रम का। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को शुरू किया? तो दांडी यात्रा जो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा जो गांधी जी शुरू किए थे वो कब किए थे? तो किए थे आपका 12 मार्च 1930 को। कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। और कब पहुंचे? तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। कितने दिन में? 24 दिन में। तो दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च को, खत्म हुआ 6 अप्रैल को। कितना दिन में? 24 दिन में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग आपका दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी जो हैं वो जब जन्म के बाद वो दक्षिण अफ्रीका सबसे पहला बार 1893 में गए थे। 1893 में। और कब वापस आए? तो 1915 में वापस फिर भारत चले आए। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो महात्मा गांधी जो है वो आपका यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। और एगो हरिजन भी पत्रिका है, उसका भी संपादन गांधी जी भी किए हैं। कौन? हरिजन पत्रिका। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जो भारत जो है वो गांधी जी कब आए दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 ईस्वी में आए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? मतलब किनके आग्रह पर जो महात्मा गांधी वो आपके कहाँ आए? चंपारण में आए। तिनकटिया प्रणाली व्यवस्था जो है उससे मुक्ति दिलाने के लिए। तो पंडित राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो गांधी जी हैं वो अपना क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन को भंग किया? तो शुरू किए थे 12 मार्च को, ठीक है, लेकिन भंग कब किए? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो हैं वो दांडी यात्रा को पूरा करके नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है वो कौन सा स्थान को चुना था? मतलब नमक कानून को तोड़ने के लिए जो गांधी जी हैं वो किस स्थान को चुना था? तो दांडी स्थान इसको चुना था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। अगला प्रश्न है अपना पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी किस आंदोलन का उल्लेख किया है? मतलब जो उनका पुस्तक है गांधी जी का हिंद स्वराज, इस हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसमें गांधी जी जो है वो किस आंदोलन के बारे में बताए हैं? तो असहयोग आंदोलन के बारे में विवरण दिए हैं, बताए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जो है किस आंदोलन को वापस ले लिए? तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो चौरा चौरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी करते जाएगा, शेयर भी करते जाएगा अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है नगर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितना होता है? 10 से 40 के बीच नगर परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो कैसे मुकदमे? तो दीवाने और मामले सुलझाए जाते हैं और फौजदारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आंसर गलती दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, दीवानी और फौजदारी दोनों मामला सुलझाया जाता है। अगला प्रश्न है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको महापौर कहते हैं। ये भी
बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है पटना जो है नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ देगा, ना ही तो कह देगा कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, महापौर या मेयर, महापौर को ही मेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में वार्ड की संख्या 72 है। कितना है, 72 है। अधिकतम कितना हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन पटना में कितना है, 72 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। मतलब झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य को कब एगो नया दर्जा दे दिया गया राज्य का। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन किन सूची में रखा गया है। संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है वो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन गो सूची बनाया गया है। समवर्ती सूची और संघ सूची और राज्य सूची। जो संघीय सूची होता है उसके केंद्र के स्तर पर जो भी काम होता है उसको रखते हैं। जो राज्य सूची होता है, राज्य के अंतर्गत जो भी आता है वो राज्य सूची में रखते हैं। समवर्ती सूची मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मतलब आपस में मेलजोल से चलाया जाता है, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के में संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। कब किया गया, 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत ने गणतंत्रीय संविधान को कब अंगीकार कर दिया, मतलब कि कब इसे लागू कर दिया गया। बना तो 26 नवंबर 1949 को ही था, लेकिन इसे कब लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में देशी राज्यों की जो संख्या है 565 है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य हैं। तो कितने राज्य, तो 28 को राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो 8 को केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या का कितना प्रतिशत महिला है। तो मतलब जितना भारत में जनसंख्या है उस जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो महिला है। तो 48% महिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से किया गया। तो सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत राजस्थान से किया गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद एकदम पूरा बैठा लीजिएगा दिमाग में कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया। 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया। क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो 2005 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आंध्र प्रदेश के आंदोलन में कितने गांवों की महिलाएं भाग ली थी। तो लगभग 5000 गांव की जो महिला थी वो ताड़ी विरोधी आंदोलन में भाग ली थी। ठीक है। यह आंध्र प्रदेश के नौलोट जिला से शुरू किया गया था ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है। इसमें 5000 गाँव की महिला भाग ली थी। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिला ने भाग ली थी। तो ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन में किसके प्रति मतलब किस प्रति में शुरू किया गया था। मतलब किस प्रति नहीं, प्रांत, ये प्रति लिख दिया है। ठीक है। मतलब ये प्रांत है। ठीक है। तो किस प्रांत, प्रांत का मतलब राज्य होता है, किस राज्य से शुरू किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से किया गया। तो उत्तराखंड से शुरू किया गया था चिपको आंदोलन। ठीक है। उत्तराखंड से शुरू किया गया था किसको, चिपको आंदोलन को। चिपको आंदोलन की नेता कौन थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो चिपको आंदोलन है वो आपका पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किससे है, पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था। तो जो चिपको आंदोलन है वह किस उद्देश्य से, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है। तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के विरोध से नहीं है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई साहब, और शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता हो आप लोग को तो। अगला प्रश्न कहता है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किससे है, जल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ, मतलब कब पूरा मतलब कि फैल गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो 1988-89 में पूरा तरीका से फैल गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। मतलब कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब जीडीपी जो है, इसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान है। तो सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो बिहार की विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है
वही आंसर तो गलती दिया है। बिहार में मतलब कि विकास नहीं हो रहा है अशिक्षा के कारण, शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कौन सा उपाय है? तो दूर करने का सबसे पहले का उपाय यह है कि जनसंख्या को कम किया जाए, जो कृषि का तेजी से विकास, मतलब कृषि में बहुत ही ज़्यादा विकास किया जाए। अब विकास कृषि में कब होगा? जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस्म, अच्छे अच्छे किस्म के बीज उपयोग करेंगे, रासायनिक चीज़ों का उपयोग करेंगे, कीटनाशक दवा का उपयोग करेंगे, तब ना उद्योग का विकास करेंगे, तब जाके हमारा बिहार का पिछड़ेपन जो है दूर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण सबसे पहला है सूखा और बाढ़ का प्रकोप। मतलब कि यहाँ पर जो बिहार है इसमें हर एक साल बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, जिससे लोगों को हर एक साल परेशानियाँ होती हैं। अगला है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, मतलब यहाँ बिहार में बहुत ही ज़्यादा लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये भी हमारा कमी है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का। अगला है कि कृषि का अधिक भार, मतलब कि जो लोग हैं वो सिर्फ अलग कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ खाली खेती कर रहे हैं और खेती पर अपना भरोसा रख रहे हैं, खेती से हमारा सब कुछ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि बिहार के कितना प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ कृषि पर ही निर्भर है? तो 80% जो बिहार में लोग हैं वो खाली कृषि पर निर्भर है, कि खेती हो करेंगे, खेती से जो फसल आएगा उसको, जो भी उत्पादन होगा उसे खाएंगे, बस जिएंगे, कमाता है ले नहीं। तो यही हमारा बिहार में बहुत ही ज़्यादा इससे हानि हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है ये कि बिहार जो है आपका, बिहार के विभाजन में बाद में कौन सा उद्योग रह गया? मतलब कि बिहार का जब विभाजन हो गया तो बिहार में खाली क्या रह गया? तो बिहार में खाली एगो चीनी उद्योग रह गया ना, तो जितना भी कोयला वोयला ये सब जितना फैक्ट्री उक्ट्री था वो सारा चल गया झारखंड में। और जब बिहार अलग हो गया तो खाली इसमें चीनी उद्योग बच गया, जो आपका सिधवलिया में भी आपका स्थित है, एगो हरखुआ में, गोपालगंज में भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा सबसे पहला चीनी मिल भारत में कहाँ खोला गया था जी, तो मढ़ौरा में खोला गया था। सबसे पहला चीनी मिल मढ़ौरा में खोला गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। अगला प्रश्न है, बिहार संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद, मतलब बिहार के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है आज़ादी के बाद क्या हो रहा है? तो घटते आ रहा है, घटते आ रहा है। अगला प्रश्न कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में जो योजना आयोग है, या बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया? तो योजना आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका स्थापना कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय योजना आयोग के पहला अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? मतलब पहला जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है वो किसके समय में? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मतलब भारत का जो पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी देश में से किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो 1951 से 56 तक। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत एगो राष्ट्र है, भारत कैसा राष्ट्र है? तो भारत एगो विकासशील मतलब राष्ट्र है। विकसित नहीं कहेंगे, विकासशील, मतलब कि अभी विकास के पथ पर चल रहा है भारत हमारा, मतलब विकासशील है राष्ट्र। ठीक है, तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है हो तो वीडियो को जैसे लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय के यहाँ परिभाषा किसने दिया? तो कहता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वह है जो शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यह बात किसने बोला? तो फिशर ने। कौन बोला जी? फिशर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? किसी भी राज्य का जो नागरिक है उसका जो जीवन स्तर है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है योजना काल में भारत का वार्षिक विकास दर कितना रहा है? तो योजना काल में जो भारत का वार्षिक विकास दर है वो 4.2% रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि उत्पादन गणना
गणना पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? तो उत्पादन गणना पद्धति का जो प्रयोग है सबसे पहले ब्रिटेन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकलन है वो कैसे किया जाता है? तो किससे? तो स्थिर मूल्यों से वर्तमान मूल्य, मतलब जो स्थिर मूल्य है, मतलब जो हम जमा करके रखे हैं मूल्य वो, और जो वर्तमान में हमारा जो मूल्य है वो सभी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 में भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था? भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार 2008-9 में? तो 25,494 रुपया। 25,494 रुपया 2008-9 में भारत का प्रति व्यक्ति आय था। अगला आपका बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो प्रश्न ये पूछेगा। तो अब आपका प्रश्न ये तो क्या हो जाएगा? 1800, देखिए ऑप्शन ये गलती दिया है, आंसर भी गलती दिया है। 1868 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1868। आंसर आपका गलती दिया है, ऑप्शन भी गलती दिया है। मतलब दादा भाई नौरोजी जो थे वो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? 1868 में लगाए थे। कब लगाया? 1868 में। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न करता है, भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया? तो यही प्रश्न पूछ दिया है, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले में मिलता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का आय वह है जो कोई काम करता है उसके बदले में मिलता है। तो शारीरिक और मानसिक, मतलब कौन काम करेगा? कोई शरीर से व्यक्ति काम करता है, नहीं तो कोई दिमाग से काम करता है, तो उसी के बदले में जो कुछ पैसा मिलता है उसी को तो आय कहते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? तो मजदूरी है। श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा गया है? तो पिछड़ा राज्य इनमें से किसे कहा गया है जी? तो बिहार को हमारा पिछड़ा राज्य कहा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? तो रोजगार के 3 गो क्षेत्र होता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, किससे होता है जी? तो उद्योग से भी होता है, कृषि से भी होता है, सेवा से भी होता है। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने अपने दोस्तों के भी शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि ये हो गया, कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र है? कृषि और पशुपालन जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में जो है वो क्या पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग जो है अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण उद्योग जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो द्वितीय उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है। जो विकसित देश है, इस विकसित देश का अधिक से अधिक जो लोग हैं वो किस कार्य में करते हैं? तो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है? तो सबसे अधिक विकास आजकल बिहार में सेवा क्षेत्र में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है जी? तो कौन सा है? तो आपका गैर आर्थिक जो है आपका ये संचार, यातायात, शिक्षा, मतलब गैर आर्थिक तो आपका शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये आंसर गलती दिया है, शिक्षा हो जाएगा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि जो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या क्या है? तो मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता है क्या क्या है जी? सिंपल सा बात है, रोटी, कपड़ा, मकान है। अगला प्रश्न है, सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। काम मतलब कि सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या कराना? काम। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है काफ़ी तेज़ी से। मतलब कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में कैसे प्रगति हुआ है? बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। कहता है आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कि बाहरी सोर्स सबसे ज़्यादा किस देश में देखने को मिलता है? तो भारत देश में आउटसोर्सिंग ज़्यादा है। अगला आपका प्रश्न कहता है कि नागरिक सेवा जो है, नागरिक सेवा किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक चेतना और न्याय, अन्य मतलब न्याय के अंतर्गत आता है नागरिक सेवा।
तो इस वीडियो में इतना ही हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को रहने दे रहे हैं, ठीक है। और अगली वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें भी इससे आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, साइंस का भी देखेंगे, हिंदी का भी देखेंगे, संस्कृत का भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें, जिससे कि हम और भी ज़्यादा वीडियो लाएँ, आपके लिए लाभदायक होगा। और 2025 में जो भी भाई बहन, और अगर आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा शुरू से अंत तक। और अगर कोई आपका दोस्त है, फ्रेंड है, कोई भी दोस्त है तो उसके पास शेयर भी जरूर करते रहेगा, ठीक है।